नाज़रीन, एफएटीएफ के गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास के अंदर काफी उम्मीदें थीं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट में आ जाएगा, लेकिन एक बार फिर एफएटीएफ की जानिब से पाकिस्तान की तरफ से जो 27 नुकात थे 6 पर अमल दरामद कर लिया गया। उसके बावजूद भी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को बरकरार रखा गया है। ये वो नुकात थे जिसके ऊपर 27वें जो नुक्ता है, 27वां जो पॉइंट है, उसके मजीद पॉइंट्स को और एलाबरेट किया गया एफएटीएफ की जानिब से, और पाकिस्तान को कहा गया कि वो मजीद इकदाम करे। गो के पहले से जो इकदाम किए गए थे उसमें तारीफ की है, पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा भी गया है, लेकिन महज कोशिशों को सराहने से कुछ नहीं होता। और ये एक ऐसी लटकती हुई तलवार है पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ की शक्ल में कि माशी तौर के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता इससे और ज्यादा नीचे आते हैं, ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, तो मामला बड़ा खराब हो जाता है। ग्रे लिस्ट में भी एक खतरा जरूर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी एक नुक्ते की वजह से अब भी ग्रे लिस्ट ही में है और व्हाइट लिस्ट उसको अभी तक नहीं मिल सकी है। जो नुकात हैं, जो 27वां नुक्ता है और उसको मजीद एलाबरेट या मजीद तफसील से एफएटीएफ ने बयान किया कि पाकिस्तान को और मजीद क्या करना चाहिए, जरा पहले उसको समझ लेते हैं और उसके बाद मुल्क के अंदर इस मामले को लेकर सियासी जमातों की, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनकी हुकूमत पर होने वाली जो तनकीद, उसके ऊपर बात करेंगे। एफएटीएफ का जो 27वां जो नुक्ता है वो ये कहता है कि पाकिस्तान, उसके मुताबिक पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग की जो तहकीकात का जो दायरेकार है उसको बढ़ाना और इससे रिलेटेड चीज है। लेकिन जो पहला 27वें नुक्ते का पहला जो पार्ट है कि दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल अफराद की मुकम्मल तफ्तीश की जाए। दहशत गर्दों पर मुकदमा चलाने के लिए भी पाकिस्तान को मजीद काम करने का कहा गया। एफएटीएफ के मुताबिक पाकिस्तान ने जून 2021 में स्ट्रेटेजिक खामियां दूर करने के आज़म का इजहार किया। फैटफ ने हिदायत की कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन में तरामीम करके बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाया जाए। वुकला, रियल स्टेट एजेंट, ज्वेलरी का काम करने वालों की निगरानी यकीनी बनाई जाए और इन शोबों के कारोबार के दस्तावेजी सबूत लिए जाए। जिस जगह जरूरी हो पाबंदियां भी लगाई जाएं और बेनामी कारोबार और जायदादें रखने वालों के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम किए जाएं। पांचवां जो नुकात जो मजीद बयान किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात की तहकीकात में इजाफा करके अदालतों में पेश किए जाएं। और छठा पॉइंट इसका यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरे ममालिक से मिलकर नाजायज असासे तलाश करके जब्त किए जाए। ये वो चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान को मजीद काम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जो बयान है, बहुत अहम बयान है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और वो ये कहते हैं कि इस बात का तयन करना होगा कि फैटफ का जो फोरम है वो तकनीकी है या पॉलिटिकल है, और यह भी देखना होगा कि इस फोरम को सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तकनीकी पहलुओं को देखें तो 27 में से 26 पॉइंट पाकिस्तान मुकम्मल कर चुका है। अब बात करते हैं जरा अपोजिशन की। अपोजिशन ने तो तनकीद के नश्तर बरसा दिए हुकूमत के ऊपर कि ये हुकूमत जो है वो बैनुल-अक़वामी बरादरी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अपने आप को नहीं मनवा सकी, और तमाम चीजें करने के बावजूद भी आज फैटफ जो है उसने पाकिस्तान को ग्रे से व्हाइट लिस्ट में नहीं किया है, और हुकूमत के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ हमले इस चीज के ऊपर किए जा रहे हैं। क्या अच्छा ही होता कि इस चीज के अंदर हुकूमत अपोजिशन मिलकर भी कोई बात कर लेते, लेकिन तनकीद और सियासत इस चीज के ऊपर हो रही है। इस बारे में आज बात करेंगे और इस चीज के ऊपर जरा बात करेंगे कि क्या हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो तो पूरी हैं, तकनीकी तौर पे मामलात हैं, लेकिन जो दूसरे मामलात हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को उस शिकंजे में कसने की कोशिशें की जा रही हैं और महज फैटफ को एक हथियार बना के जो है वो पाकिस्तान को चीजों पर मजबूर किए जाने की कहीं कोशिश तो नहीं है? क्या यह बात ऑपोजिशन समझने को तैयार है? इसी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली प्रोफेसर कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नेहाल हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली आलिया हमजा मलिक साहिबा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मंदोखेल साहब, आपसे आगाज कर लेता हूं मैं। 26 नुकात पूरे किए हैं पाकिस्तान ने, 27वें के ऊपर रह के भी मजीद ग्रे लिस्ट ही के अंदर है, नहीं उसमें कामयाबी हुई। पाकिस्तान ने कोशिशें तो की हैं, हुकूमत ने कोशिशें तो की हैं, पर अपोजिशन की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। बहुत शुक्रिया।
کوششیں تو کی ہے، اور میں ان کو آپ نے ایک جملہ کہا کہ یہ ٹیکنیکی نہیں ہے بلکہ سیاسی ہے، یقیناً سیاسی ہے. آئی ایم ایف بھی تو ایک سیاسی وہ ہے، بلکہ اقوام متحدہ کی اسمبلی سیاسی ہے. ان کو اپنی قراردادیں جو کشمیر کے بارے میں 1948 کی وہ یاد نہیں آ رہی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا. باقی میں او آئی سی کی تو بات ہی نہیں کروں، وہ تو ایک ٹولہ ہے جن کی جائیدادیں یورپ میں وہ تو بیکار ہے. وہ تو بھٹو صاحب نے جس طرح اس کو اکٹھے کی ہے اور اس کے بعد تو نہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی جائیدادی اپنی جو بھی ہے، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا. بہرحال ناکام، اس کو آپ اسلامی نہیں کہہ سکتے ہو، یہ اس کو آپ دوسرا نام دے سکتے ہو اس کو. اب سوال یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کا 20 پوائنٹ آپ کو یاد ہوگا، اس کے اوپر پاکستان نے کام کیے، اور پاکستان نے کام کیے. اس میں ایک آدھ پوائنٹ میں نہیں کیا، اس میں کمزوری تھی اس میں، اور یقیناً اس میں نہیں تھی. لیکن اب وہ اس کے اندر جو ایف اے ٹی ایف والے جو یہ جو شرائط لگا رہے ہیں، اب یہ ایک پوائنٹ آپ نے کر دی کہ ریل اسٹیٹ اور وکیلوں کو آپ اس کی بات درست ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ کیوں بنا؟ نہیں، ہم اس پہ نہیں بنا رہے. حکومت میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں جو ہم تنقید بنا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ابھی میرے خیال میں عالیہ ملک صاحبہ جو ہے نا، وہ ابھی جو آخری آج کے دن کو جو بل تھا وہ فارن منسٹری کے حوالے سے تھا، اور شاہ محمود قریشی تو ماشاءاللہ وہ اتنے کامیاب وزیر خارجہ ہے. جب ہمارے دور میں تھے تو یہ لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے، آج وہ فرشتے بن گئے. بہرحال اس کا اشر نشر آپ کے سامنے ہے. لیکن سوال یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ سمجھ رہے کہ کارکردگی درست نہیں ہے؟ نہیں، بالکل زیرو ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آج وہ پیسے مانگ رہے تھے، اسی وجہ سے ہم نے اسی کا آپ کس بات کے پیسے مانگ رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ عالمی عدالت نے جب وہ جب پاکستان کے اوپر جو جرمانہ لگایا تھا ایک کیس میں، اور اس کیس میں جب لگا ہے تو وہ ہمارے جو لندن کے ہمارے جو قونصلیٹ ہیں ان کے اکاؤنٹ میں تو آلریڈی پیسے پڑے. ٹھیک ہے، میں عالیہ صاحبہ سے ذرا جواب لے لیتا ہوں. اس کا عالی صاحبہ میرے ساتھ آپ موجود ہیں. قادر صاحب کہتے ہیں کہ گو کے فیٹ اف کی جو معاملات ہیں، جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، وہ سیاسی ہو سکتے ہیں، لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر کارکردگی اچھی ہوتی آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا پاکستان کو. اچھا علی صاحب، آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ذرا ایشو کو ریزالو کر لیں، پھر آپ کی طرف ذرا آتے ہیں. نہال صاحب، آپ بھی کیا یہ سمجھتے ہیں، آپ کی بھی تنقید ہے، آپ کی بھی لیڈر مریم نواز صاحبہ نے بڑی تابڑ توڑ اس پہ تنقید کی ہے، کوششیں تو کی ہیں. 2013 سے 2016 تک بھی پاکستان گرے لسٹ میں تھا، اور پھر 2018 میں پھر گرے لسٹ کے اندر آ گیا. تو گرے لسٹ میں آنے کا تو سلسلہ آپ کی حکومت میں ہی شروع ہو گیا تھا، الزام آپ ان کو دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید رئیس صاحب، ایک بہت اچھے سبجیکٹ کو آج آپ نے موضوع سخن بنایا ہے. یہ ہے کیا ایف اے ٹی ایف، اور یہ کب قائم ہوا، کہاں قائم ہوا، کن لوگوں نے قائم کیا؟ یہ سب سے پہلے سوال پیدا. یہ آج سے 32 سال پہلے فرانس کے کہنے پہ یہ ایف اے ٹی ایف 1989 میں بنایا گیا. کن لوگوں نے بنایا؟ G7 کے ممالک نے بنایا. اگر آپ کو پھر میں تاریخ کے پچھلے جھروکوں میں لے جاؤں تو پھر یہ 1979 آنورڈ امریکہ اور مغرب نے افغانستان میں جو کھیل کھیلا، کیا یہ وہاں سے قادر سمجھیں گے جو میں ٹرمنالوجی استعمال کروں گا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا کہ ڈالر ہیلی کاپٹرز میں جہازوں میں بھر بھر کے لائے جا رہے تھے اور یہاں بانٹے جا رہے تھے؟ سب سے پہلے تو امریکہ کو ایف اے ٹی ایف کے زمرت میں آنا چاہیے اور اس کی اتحادیوں. اور اس بات کا جب ادراک ہو گیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو، تو آپ کو تاریخی جملہ ان کا یاد ہوگا جب انہوں نے کہا ہمارے گھر کو the house should be in order. کون لوگ تھے جن کو امریکہ فنڈنگ کر رہا؟ یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کے فوجیوں پہ، پاکستان کے پولیس پہ، رینجرز پہ، نیت پہ، شہریوں پہ حملہ کر رہے تھے، بم دھماکے کر رہے تھے، پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2008 میں، ہم سب نے مل کر کے سوات میں پوری قوم ایک ہو کر کے گئی اور ان قوتوں کو وہاں سے بے دخل کیا جو ایف اے ٹی ایف جیسے جن کے زمرے میں آنا چاہتے. آپ کی بات ساری نہال صاحب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جو پابندی جو پاکستان جو گرے لسٹ میں آیا، میں تب سے بات کر رہا ہوں، منی لانڈرنگ ہے، دہشت گردوں کو مالی معاونت کے جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے میں تب سے بات کر رہا ہوں. اور اگر یہی بات ہے آپ جو کر رہے ہیں تو پھر موجودہ حکومت کو آپ تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ نہال صاحب، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ جو آپ بیک گراؤنڈر دے رہے، ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں گرے لسٹ میں جب آیا
تو اس ساری صورتحال کے اندر تو آپ کو سب کو مل کے ساتھ دینا چاہیے نا. آپ اس پہ حکومت کو الٹا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. آپ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ حکومت کی ظاہر لوگ ہیں. ہم نے جن کے لیے اتنی قیمت ادا کی, ہم نے افغانستان نہیں, میں اس معاملے پہ نااہلی کیسے آ گئی؟ اس معاملے پہ حکومت کی نااہلی کیسے آ گئی؟ مگر جب افغانستان سے امریکہ جا رہا ہے تو اس پہ کوئی ہمارے ہم نے لفٹ ہی نہیں مارا. ہماری حکومت فیل ہو گئی, ہمارا خارجہ فیل ہو گیا, ہمارا داخلہ فیل ہو گیا, ہمارا خزانہ فیل ہو گیا. پاکستانی عوام فیل ہوئے, پاکستان کے حکمران فیل ہو گئے. یہ کوشش کرے گا پیسے تک ہم چاہ رہے ہیں. یہ 26-27 کی بات نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر ماضی کے لوگوں کو خواہ وہ آصف زرداری ہو, بلاول بھٹو ہو, نواز شریف ہو, مریم نواز ہو یا شہباز شریف ہو, ان کو غدار کہیں, ان کو چور کہیں. نیال بھائی, بات آپ دوسری طرف لے جا رہے ہیں نا. بات یہاں پہ آپ دوسری طرف لے جا رہے ہیں. رخ آپ بات کا دوسری طرف موڑ رہے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں فیٹف کی گرے لسٹ کے حوالے سے. میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فیٹف کی گرے لسٹ کے اندر 2013 سے 2016 میں رہا, 2018 میں پھر آ گیا. موجودہ حکومت 27 میں سے 26 نکات پورے کر رہی ہے, اس میں ایک نکتہ رہ گیا ہے, اس پہ بھی آپ ان کو نااہل کہہ رہے ہیں. یہ تو زیادتی ہے پھر سراسر. پالیسی ناکام ہو گئی. کیسے ناکام ہو گئی؟ وہ ایف اے ٹی پانی ہے. آپ کو نہیں معلوم تھا؟ آپ نے فرانس کے ایمبیسڈر کے لیے ایک ناکام ریگولیشن لے کے گئے. آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ ایک آرگنائز طریقے سے پاکستان کے شہروں میں ایک ایکٹیویزم کا ایک ماحول قائم کیا گیا تاکہ ہمیں ایف اے ٹی ایف ہدف کر دیا. آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ہندوستان اس کا ممبر ہے اور ہندوستان اس کو پولیٹیکل یوز کرے گا. رائٹ, میں چلے عالیہ سے اس کا جواب لیتا ہوں. عالیہ, آپ نے بات سنی, قادر مندوخیل صاحب کی بھی بات سنی, نیال صاحب کی بھی بات سنی ہے. ہمیں وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ تکنیکی اور سیاسی ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو پورا کیا. کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ فیٹف کا پلیٹ فارم سیاسی طور پہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دوں. 2008 میں پاکستان بلیک لسٹ ہوا تھا فیٹف سے. 2012 میں پاکستان بلیک لسٹ ہوا تھا فیٹف سے. 2018 کے اندر گرے لسٹ میں چلا گیا تھا. اور وہ لوگ کہتے کیا تھے, کس چیز پہ ہم گرے لسٹ میں گئے تھے؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اٹس ٹیرر فائنینسنگ اینڈ اینی منی لانڈرنگ لاز دیٹ واز ڈیفیشینٹ. اب سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں 27 پوائنٹس دیے جس میں ہم نے 26 پوائنٹس پورے کیے. انہوں نے ہمیں 2018 میں 82 پوائنٹس دیے جس میں سے ہم نے 75 پوائنٹس پورے کیے. ابھی آپ نے بھی شروع میں دکھایا ہے. میں تو ایک سادہ سی بات کروں گی. مفتاح اسماعیل صاحب کے 2 کلپس میں آپ کو بھیجتی ہوں, وہ چلوائیں. انہوں نے کیٹاگوریکلی اپنی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ ہم سفیشینٹ میئرز نہیں کر سکے, اس لیے ہم گرے لسٹ میں گئے. ہم نے تو ملک کو بلیک لسٹ ہونے سے بچا لیا نا. اب وہ جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اگر آپ ان کی پریس ریلیز پڑھیں, اور پریس ریلیز کے اندر اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ٹیکنیکل ایسپیکٹس کے لیے تو گورنمنٹ کام کر رہی ہے. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ فیٹف جو ہے اس پلیٹ فارم کو پاکستان کے خلاف سیاسی طور پہ استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیں, میں دونوں باتوں پر بات کروں گی. بات صرف اتنی ہے کہ جو ہمیں ابھی کہا جا رہا ہے, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایسے اینٹی منی لانڈرنگ کے ایکٹس لے کر آئیں, ایسی امینڈمنٹس کریں کہ ہمارے یہ جو, تو اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن اگر مجھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے, جو میرے لحاظ سے اس کا ریزن ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ فیک ٹی ٹی سے 180 ملین کسی کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور وہ آ کر کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی کے اکاؤنٹ میں 25 ارب روپے آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کسی کے بینک اکاؤنٹ کے اندر فالودے والا, پاپڑ والا پیسے ڈال دیتے, وہ آگے سے آ کے کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ایسے لے کر آئے کہ جن لوگوں کی بے نامی جائیدادیں ہیں, جن لوگوں کے بے نامی اکاؤنٹس ہیں. لیکن علی صاحب, 3 سال سے آپ کی گورنمنٹ بھی ہے, آپ لوگ اس کا پتہ نہیں چلا سکے. آپ کا پوائنٹ ہے, لیکن 3 سال سے گورنمنٹ تو آپ کی بھی ہے. میری ایک بات سنیں, ہم نے تو پتہ چلا لیا. ہم نے تو کہا 25 ارب روپے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے, تو آگے سے آپ نے فنی جواب. ہم تو وہی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ہم تو گرے لسٹ میں ہی ہیں, اس کے باوجود تو آپ کو بتا رہے ہوں. نہیں, ہم تو وہیں اسی لیے کھڑے ہیں کہ اس ملک کو نااہل ٹولہ, جو ہمارا وہ ٹولہ تھا جو پہلے اس ملک کو لوٹ کھسوٹ کے کھا گیا, اور اب اس کے بعد ان کا کیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے اگینسٹ ہمیں کوئی لاز جو ہم
हमने जितनी मुश्किल से अक्टूबर में फेटफ के लिए लॉज अप्रूव कराए थे वो भी आपके सामने थे। ये एक पॉइंट है जिस पर हम बात करें और हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी इनके कोर्ट केसेस हैं वो हम अर्जेंट बेसिस के ऊपर करें और हम दुनिया को ये बताएं कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, लूटेगा घसूटेगा, तो अदालतों से उसे रिलीफ नहीं मिलेगा, उसे भाग के बीमारी के बहाने भी बाहर नहीं जाने चले आपने जो पॉइंट किया मैं इसका जवाब ले ले। दूसरा पॉइंट नहीं, दूसरा पॉइंट सुन ले ना, दूसरा पॉइंट सुन ले। जो दूसरा पॉइंट, जब हम पॉलिटिकल बात करते हैं तो हम पॉलिटिकल बात क्यों करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान इतनी चीजों के ऊपर कंप्लायंस ले चुका है, जैसे एक पॉइंट के ऊपर उसके अगेंस्ट अगर हम यूएस को देखते हैं, हम और कंट्रीज को देखते हैं, तो वो उनसे कम पॉइंट्स पे कंप्लायंस करके व्हाइट लिस्ट पे चले गए। तो दिस इज द, जिसे हम कहते हैं ड्यूअल पॉलिसी है। जिस तरह से आप ये देखते हैं कि इंडिया में गली गली यूरेनियम बिक रही है और रोज वहां पर लोग पकड़े जा रहे हैं। आलिया, क्यों नहीं उनके ऊपर यही वो चीज है। मैंने एक ब्रेक लेनी है। कायद साहब, ये आपने बात सुन ली है सारी। मैं इसके ऊपर ब्रेक से आने के बाद मैं आपसे भी बात करूंगा, निहाल साहब से भी बात करूंगा कि अकाउंट्स में अरबों रुपए आ जाते हैं और जब पूछा जाता है अरबों रुपए तो वो कहते हैं हमें क्या पता। ये तमाम वो चीजें जिस तरह से आलिया साहबा कह रही हैं कि हम ऐसे रिफॉर्म्स करेंगे कि अदालती तौर के ऊपर ये सारे केसेस जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कादिर साहब, आपने बात सुनी आलिया साहबा की भी, वो कहते हैं जी अकाउंट में अरबों रुपए आ जाते थे और अब कहते थे कि हमें नहीं पता। रिस्पॉन्ड करें जी इनकी बात करके, क्या चीज है ये? सबसे पहले तो जो फॉरेन फंडिंग का केस है इमरान खान साहब के खिलाफ, वो अभी भी चल रहा है और ये पिछले 7 साल से चल रही है, उन्हें नहीं दिया। सबसे पहले तो FATF इन्हीं की वजह से ग्रे लिस्ट तो वो सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहा है? हाँ, इमरान खान के खिलाफ चल रहा है, सिर्फ इमरान खान के फॉरेन फंडिंग में तो सब है ना। फॉरेन मेन वही है, उसका अपना ही बंदा खड़ा हो गया। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये फैसल वाडा साहब का अमेरिका में, मलेशिया में, दुबई में मेरा जो फॉर्म भरा हुआ है, मैंने इसको चैलेंज किया, उसी की सीट पे मैं आया हूँ। उसको क्वालिफाई करने के बाद वो तो भागा वहाँ से जज पसाज, वो पूरे लिस्ट लगे हैं। वो पैसे कहाँ से आ गए, नंबर एक बात। और वो मनी ट्रेल किधर थी, वो सारे पूरे इलेक्शन कमीशन के मौजूद है। ये आलिया साहबा दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं, फालूदे वालदे वाला ना, हमारे कोई चाचा मामा नहीं है, ये तो इनके अपने MNA मिनिस्टर, अपने चेयरमैन की मैं बात करूँ। फालूदा पापड़ वाला आया तो ना, नहीं अकाउंट में पैसे किसने डाले भाई? तो हमारा क्या वास्ता उसे? मैं तो उनकी अपनी घर का बता रहा हूँ, उनकी चेयरमैन का बता रहा हूँ, इनकी वजीर की बातें को। देखो फर्क है ना, मैं आप पे डायरेक्ट इल्जाम लगा रहा हूं, आपकी बार के पड़ोसी के ऊपर लगा रहा हूं, तो फर्क है इसमें। मैं तो डायरेक्ट इनके चेयरमैन पे लगा रहा हूं, जिनका फॉरेन फंडिंग का केस अभी इस वक्त भी चल रहा है। इनकी वजीर के ऊपर, फैसल वाडा जो सेनेटर है उसके ऊपर करो कि इलेक्शन कमीशन में वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जो दुनिया भर में उसकी जायदाद है, मनी ट्रायल कहां से गए, उसको भी छोड़िए। खुद इमरान खान सी की बहन अलीमा साहिबा जो बाकायदा जुर्माना FBR के वादा कर, वो 5 से पैसे आगे बाहर कैसे भेज दिए, क्या कमाई थी, कौन सा बिजनेस था, ये सबसे पहले तो FATF इनसे हिसाब मांग रहे हैं। अब इसको भी छोड़िए, ठीक है। अब अगले अब बात आ जाए अमेरिका के। आपने 20,000 कंटेनर, सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस पेंडिंग है, जब वो कराची की पोर्ट में है और वहां से गायब हो गए सुप्रीम कोर्ट में, क्या अमेरिका ने अपनी 20,000 यानी 20,000 कंटेनर, एक कंटेनर 40-40 फुट लंबा है, जिसमें वो एक पिस्टल जो ना उस जमाने में 7 लाख रुपए का था, बंदूक की मैं बात नहीं करूं, दूसरी, वो कहां गए? वो अमेरिका क्यों खामोश है? नंबर एक बात। उसको भी तो सवाल कौन उठाएगा भाई? ये उठाएंगे ना, ये जो वजीर खारजा बैठा हुआ है पीर साहब, ये उठाएंगे ना उसको। ये जो आज असेंबली में जो तकरीर कर रहा था ना, मैं तो हैरान हूं कि यार ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये इस तरह भाषण दे रहा था, आज भी उसे दे रहे PTI और उस वक्त गालियां दे रहे थे, आज उसने अपना वजीर बना, उसको भी छोड़िए। अब आप अगली तरह ये जो आपने FATF का ये जो 27वां जो लिस्ट है, इसमें इन्होंने कहा कि वकला रियल एस्टेट ज्वेलरी का काम करने की नहीं, ये वकला की पाकिस्तान की जो क्रीम है, पाकिस्तान की जो पूरा इंसाफ को, लेकिन रिक्वायरमेंट तो नहीं मेरी क्या वजह ये करे। सबसे बढ़कर इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? क्या 1997 हमारी इंसदाद दहशतगर्दी का निहाल भाई वकील जानते हैं, नवाज शरीफ साहब के दौर में कानून आया था कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून, जिसमें एक वक्त पे एक मुकदमा जो है चलेगा, जब तक नहीं उसका टाइम फ्रेम है बकायदा कि विद इन अ वीक उसको डिस्पोजल होगा या कन्विक्ट या बरी, उसके बाद दूसरा मुकदमा नहीं। इस वक्त कराची के 3.5 से 4 करोड़ आबादी है, सिर्फ 12 अदालतें मौजूद है। राइट, आज जुमला मुकम्मल करने दे। आज वो कह रहे हैं कि आप इनके लिए अदालतें बनाओ। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी सी 80,000 हमारे अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे पश्तून भाई जो शहीद हुए हैं, उनके लिए कोई अदालत नहीं है, दहशतगर्दी पे कोई काम नहीं करना। मैं आपके कंटेनर आपने भेजने हैं, मगर आप 4 पॉइंट उठाए ना, तो मैं आलिया साहब से ले लूंगा, लेकिन मैं निहाल भाई आपसे जरा इस पे ले लूं। आपके उसके ऊपर भी है मियां शहबाज साहब की, हमजा शहबाज, जिस तरह से बातें होती है, ये कह रही है कि जनाब
बेनाम टीटियों से पैसे आ जाते हैं, आपके ऊपर भी यही है, तो आप भी तो इस चीज के अंदर हैं, आप उनके ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन दामन तो आपका भी साफ नहीं है। मुझे लगता आप भी मुलव्विस हैं एफएटीएफ के उन साजिशों में कि कौम को मुत्तहद करने के बजाय तकसीम के अमल में लगे। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, मुझे तो इस चीज से माफी रखिए जनाब। मीडिया है जो आपने कल मरियम का ट्वीट देखा, मरियम साहबा का ट्वीट देखा आपने? आपकी बात कंप्लीट करने थे। नहीं, आपने मुझे कहा ना, आप मुझे बताएं, मैं मरियम बीबी का ट्वीट पढ़ दूं? ना एलो ने एदाद और शुमार का हेर फेर करके देख लिया, हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए, कोई मुंह नहीं लगाता, तो कोई फोन नहीं उठाता। तीसरे साल भी पाकिस्तान पूरी तरह ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है, सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत ना बात। ये ट्वीट काफी नहीं है? प्लीज आप मेरे पहले जवाब को सुन लेना भाई, आप पहले जवाब सुन लें। अगर आपने मुझे बुलाया तो सुने जरा। क्या वजीर खारजा को नहीं मालूम कि इंडिया और इजराइल, इंडिया जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, इजराइल जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो एफएटीएफ के मेंबर है और पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है? क्या इस बात को कभी हमारे खारजा ने, दफ्तर खारजा ने या वजीर खारजा ने हाईलाइट किया? क्या उन्होंने एफएटीएफ के मीटिंग्स में बात को उजागर किया कि कश्मीर में क्या कर रहा है इंडिया और क्या हो रहा है, इजराइल ने क्या किया फलस्तीन में, और कैसे कैसे फंडिंग और फाइनेंसिंग किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और बलूचिस्तान में? नहीं किया इन्होंने कभी। तो ये फेल हो गए। अब जो बात मैंने आपको कहा है कि आप तकसीम हमें करना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑलरेडी जो अभी मंदुखेर ने कहा, ऑलरेडी इमरान खान साहब ने तकसीम किया है ये कह के कि ये लोग गद्दार हैं, ये लोग चोर हैं, ये लोग डाकू हैं, ये लोग करप्ट हैं। आज ये इमरान के खिलाफ नहीं है, ये पीएमएलएन के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ एफएटीएफ का एक्शन है। क्या हमने कभी पूछा कि रेमन डेविस और ब्लैक वाटर को जो फंडिंग और फाइनेंसिंग हो रही थी उस पर कभी कोई एजेंडे में बात हुई? क्या हमने कभी पूछा कि सवात में जो पाकिस्तानी तालिबान के नाम पे फंडिंग और फाइनेंसिंग इंडिया और इजराइल कर रहा था या वेस्ट कर रहा था, उस पर हमने बात की? आपकी हुकूमत थी ना, तो आप लोग ने क्यों नहीं पूछा? हमने किया। मियां नवाज शरीफ ने तभी तो कहा था कि अपने हाउस को इन ऑर्डर करो। तो क्या हुआ मियां नवाज शरीफ के खिलाफ? क्या हुआ आप बताएं ना। क्या नवाज शरीफ ने गलत बात की थी? क्या नवाज शरीफ ने यह बात नहीं की थी कि हमें अपने मुल्क को ठीक करना है, अपने मुल्क के? मैं चले आलिया साहबा से जवाब ले लूं इसका? आलिया साहबा से जवाब ले लेता हूं। आलिया साहबा, अगर हाउस इन ऑर्डर करने की बात है तो क्या यह बात गलत है? सबसे पहले तो मैं ना अपने भाई कादिर मंदुखेल का जवाब दे दूं। फॉरेन फंडिंग केस इस वक्त सारी पार्टीज के अगेंस्ट चल रहा है। पीटीआई वाहिद हुकूमत है और पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसने 40,000 बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स उन्हें जमा करा दी है। और इनसे पूछे इन्होंने अभी तक कितने अकाउंट्स की डिटेल्स जमा कराई है। वहां पर पता है क्या नजर आता है? वहां पर नजर यह आता है कि एक पार्टी जो है, जो इनकी दो पार्टियां रजिस्टर्ड है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, या इन्होंने जो अपनी लॉबिंग के लिए बाहर बंदा रखा हुआ है उसके अकाउंट में पैसे जारी होते हैं। मतलब इन्होंने तो कोई हर बात छोड़ा ही नहीं है अपनी पार्टी को जो है इलेक्शन कमीशन से डिस्क्वालीफाई करवाने का। और इन्होंने अभी तक पूरी डिटेल्स फराहम ही नहीं। तो ये जो फैसल वाडा साहब की बात करते हैं उसके ऊपर जरा रिस्पॉन्ड कर देना। देखिए मेरी एक बात सुने। फैसल वाडा साहब का केस चल रहा है, ये उनके साथ पिटिशनर है। मैं तो अपनी पार्टी की बात बता रही हूँ और मैं अपनी पार्टी का कंपैरिजन इनके साथ कर रही हूँ कि 40,000 देने के बावजूद ये जब यहाँ पर आते हैं इनके पास एक ही मंत्र होता है, इनको डिटेल्स चेक कर लेनी चाहिए। स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन के पास, इस पर रिस्पॉन्ड कर दे कि वजीर खारजा फेल हो गए। सिर्फ एक सेकंड देखिए मेरी बात, मैं सब पे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट्स दोनों की बातें लिखी हुई हैं। आप मुझे एक बात बताएं, ये बड़े आराम से कह रहे थे ना पापड़ वाला कौन है, फालूदे वाला कौन है। आपको पता है जेली अकाउंट स्कैंडल में देखिए अच्छा चले रिस्पॉन्ड करने देना आलिया साहब को। आलिया साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। एग्जैक्टली, इसलिए कि जी बिल्कुल मैं इसीलिए चाहती हूँ ना कि जरा खामोशी से सुने। कर ले, फिर मैंने ब्रेक भी लेनी है। अकाउंट स्कैंडल के जेली अकाउंट स्कैंडल के अंदर आपको पता है रिकवरी कहां तक पहुंच चुकी है? जो प्ले बारगेन हो चुके हैं 33 अरब तक। और उस पे प्ली बारगेन कौन करे? जो इनके कायदे जमहूरियत हैं, कायदे जमहूरियत के फ्रंट में। अलीमा खान साहबा भी शामिल है उसके अंदर, उसको भी बता दें। अलीमा साहबा भी शामिल है उसके अकाउंट के बारे में, कारोबार के बारे में बता दें। एक सेकंड, नहीं मेरी बात सुनिए। प्ली बारगेन इनके लोगों
नहीं, मैं आपको शायद फिर जाली बैंक अकाउंट्स नहीं, हलीमा बीबी का बता देना, आप जम क्यों मार रहे हो ना? आप हलीमा बीबी का बता दे, उनके पास जो पैसे आए हैं, जो उससे जुर्माना भरा है बिहार से, और उसके बारे में क्या कारोबार है, जरा टैक्स वगैरह बता दे। आप बड़ी मास्टर है, टैक्स वाले की सैलरी में फाइलें साफ होती है, आप बता दे। फरीद साहब, अच्छा बताएं आलिया साहब, फरीद साहब बताएं। नहीं, एक सेकंड, मैं आपको एक बात बता रही हूँ। अब मैं किसी की इंटरप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा चले जी, इंटरप्शन मैं एक बात शुरू करती हूँ। ठीक है, आप कीजिए। इन्होंने मेरे चेयरमैन पर बात उठाई, इन्होंने उनकी हमशीरा पर बात उठाई। मैं खामोशी से अपने पॉइंट्स लिख रही थी, क्योंकि मुझे पॉइंट्स से जवाब देना था। ये पॉइंट्स पर फिर बात करेंगे, मैं उसका जवाब इनको पॉइंट्स से दूंगी, क्योंकि इस तरह बात किसी को भी समझ में नहीं आएगी। जी, पहले ये बात कर ले, प्ली बार्गेन ये कर चुके हैं 33 अरब की आज तक, जिसको ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते थे। कल की 2 खबरें आई हैं। सिंध महकमा फिशरीज से जो कायदे जमहूरियत की हमशीरा साहिबा है, वो 1 करोड़ का भत्ता लेती हैं। बिलावल जरदारी जो फर्जंदे जमहूरियत हैं, सिंध हुकूमत में गरीब नादार बेवाओं की ज़कात से करोड़ों रुपए उनके घरों में लग गए हैं। और यहाँ पर जब हम आकर बात करते हैं ना फॉरेन फंडिंग में, तो हम भूल जाते हैं कि अच्छा अली साहबा, अगर मुझे आप इजाजत दे, एक ब्रेक में ले लूं, आके रिस्पॉन्ड ले लेते जरा इसके पे। सर जरूरी देखो, इन्होंने इल्जाम लगा दी फिशरीज का, मैं आपके पास आ जाऊंगा, इमरान खान का बता देना, मैं आपके पास ही चल रहा है। ये अरबों रुपए का मेल की क्या सोर्स ऑफ इनकम है जो इमरान मैं आपके पास ही आ जाता हूं, आपसे रिस्पॉन्ड बैक लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके कादिर साहब से इसका जवाब लेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मंदोखेल साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर जो आलिया साहब ने बात की। अब देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बाकायदा रिटन पे सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। मैंने 2 हवाला दिए कि हलीमा खान साहब ने 70 अरब रुपए कि जिसके ऊपर बाकायदा FBI की तरफ से टैक्स लगा, उसको कोई जवाब नहीं दिए। उल्टा जो है ना, वो जरदारी साहब की बहन के ऊपर इल्जाम लगा कि वो 1 करोड़ लेती है। यानी मैं तो सबूत के साथ बात करूं और ये हवा में बात कर। मेरा सवाल एक ही है, मेरा एक बात मेरा एंड एक चीज है, मैं सबसे इस चीज के ऊपर बात करूंगा। इसको हम मुत्तहद होके एक पाकिस्तान का मसला है कैसे कर सकते हैं सर, ये बता दें। इल्जाम तराशी से काम। देखो वेरी शॉर्ट रिस्पॉन्स। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है और हमारे अब्बा अजदाद ने जानों की कुर्बानी दी है। हमारे पार्टी के भुट्टो साहब ने, बेबी शहीद ने, जब ये दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए सब ने कहा कि मत आना, वो फिर भी आई और अपनी जान गंवा बैठी। मगर बात इन्हें क्या कुर्बानी दी है, इन्होंने क्या किया है, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। इतनी बड़ी महल बनी गाला जो है ना, वो किसके खर्चे पे चल रही है? मैं कहता हूं कि आप इल्जाम तराशियों से मैं तो सवाल कर रहा हूं, काम नहीं चलेगा। मैं तो सवाल नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूं, जब ये मोहतरमा बात कर रही है कि इधर उधर बात, मैं तो ये कर रहा हूं कि आपकी सिस्टर ने जो 70 अरब रुपए का कहां से है, फैसल वाडा का रिटर्न आज भी इलेक्शन कमीशन भी कह रही है ये जवाब नहीं देगी, इसके पास है नहीं जवाब, कहां से देगी? अब सवाल ये कि ये सिवाय ये गाली गलौज का। अच्छा चले, मैं इस चीज के ऊपर, आलिया साहबा ये आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग जो है वो सिर्फ इस चीज के ऊपर लाउड होके इल्जाम लगा के चीजों को जो है वो स्केप कर जाते हैं और रिस्पॉन्ड नहीं करते चीजों के अंदर। देखिए, मेरी एक बात सुने, मैं क्यों एस्केप कर जाऊंगी? फैसल वाडा साहब का केस अदालत के अंदर है, सब्जुडिस मैटर है। इनको ये वकील हैं और ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं उस पर कमेंट करूं। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, इन्होंने जो केसेस की बात की, मैंने उनका जवाब दिया। ये प्राइम मिनिस्टर की जो बात कर रहे हैं और ये जो बात कर रहे हैं ना कि मैंने कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, जरा मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। पुलिस हाई अप्स, पॉलिटिशियंस शेयर्स एक्सटॉर्टेड लूट उजैर कन्फेसेस, और उसके अंदर उन्होंने नाम लिए। मैंने क्या किया है? आप जाकर उनसे पूछे जो वहां पर पुलिस के आगे कन्फेशन करें। अगर इतना था ना तो वो क्यों जेल काट रही थी? इतना था तो उनके नाम के ऊपर ये जो सारे असासे और जो सिंध को आप लोग लूट के गए ना, मुझे तकलीफ इस चीज की नहीं होती। मुझे तकलीफ इस चीज की होती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से बनने से पहले एक एक पाई का एक एक रसीद उन्होंने जमा कराई थी अदालत उज़्मा के अंदर, वहां से उनको डिक्लेयर किया गया था। ये